डियर गुड मॉर्निंग। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। एग्जाम रिटर्न्स चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, 100 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत सोर्स से जोड़ा गया है तो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो देखते हैं। सबसे पहले जो उसका फार्मूला होता है प्रतिरोध बराबर है ना, क्या होता है 100 वाट यानी कि पावर से रिलेटेड चाहिए तो एक फार्मूला होता है P बराबर V²/R। तो हमको चाहिए R, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V²/P। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि 220 वोल्ट कितना वोल्ट का है? 220 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा, दो बार है तो 220 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा बटे कितना वाट का है? 100 वाट का। तो यहाँ से दो जीरो, दोनों जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना? 22 गुना 22, और 22 गुना 22 कितना होता है? 484। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? तो आप लोग किरचॉफ के पहले नियम में पढ़े होंगे कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं के बीजगणितीय योग का मान 0 होता है। कितना होता है? 0। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन सेतु में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा। कितना विक्षेप होगा? तो चलिए हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरह का होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोधों का अरेंजमेंट होता है ना, 4 प्रतिरोधों का अरेंजमेंट होता है। अगर हम लोग यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के जगह पर बैटरी को लगा दें, गैल्वेनोमीटर के जगह पर बैटरी को लगा देंगे तो गैल्वेनोमीटर में के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि इसके सुई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। यदि व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर का विक्षेप कितना हो जाएगा? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई L तथा यहाँ 2L हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर 1 नहीं है, क्या L है। लंबाई L तथा 2L लंबाई की तांबे की दो तार की त्रिज्या क्रमशः यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 है ना, 1 तथा 2 है। त्रिज्या कितना है? त्रिज्या 1 तथा 2 है। तो प्रतिरोध का अनुपात होगा। प्रतिरोध का अनुपात कितना हो जाएगा? देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके लंबाई से रिलेटेड एक फार्मूला होता है प्रतिरोध के लिए, R बराबर रो एल बाय ए, यही होता है ना। तो इसमें हम लोग को दो तार दिया गया, तो मान लेते हैं कि पहला का लंबाई कितना L है, दूसरे का 2L है। तो उसी तरह से यहाँ पहले का प्रतिरोध R है, दूसरे का कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। तो हम लोग R1/R2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? रो L के जगह पर 2L हो जाएगा। यहाँ पर A जो है, यहाँ पर क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है आगे में गोलाई πr² हो जाएगा। नीचे में भी कितना हो जाएगा? यहाँ पर पाई, यहाँ पर 2r² हो जाएगा। दो दूना कितना होता है? 4r हो जाएगा, r² हो जाएगा। तो r² से r² खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, रो से रो खत्म हो जाएगा, l से l खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर 2 दूना 4। तो यहाँ पर जब 2 को ऊपर लेकर जाएंगे ना तो ये हो जाएगा 2:1। कितना हो जाएगा? 2:1। यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, 2:1, 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ का लूप रूल है ना, किरचॉफ का लूप यानी पास नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र 2.1 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर में एक आवेशित कण का अपवाह वेग 2.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड है। तो कण की
गतिशीलता का मान हो जाएगा। तो कण की गतिशीलता का मान क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक मोबिलिटी के लिए फार्मूला होता है म्यू बराबर वी डी, क्या होता है? म्यू बराबर वी डी बाय ई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र कितना है? 2.1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र कितना है? 2.1 इंटू 10⁻⁻10 कितना है? -10 है। तो और उसके बाद वी डी अपवाहक का मान कितना है? 4.2 इंटू 10⁻⁻4 कितना है? -4। तो यहाँ से ये कितने बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। और ये 10 जब ऊपर जाएगा -4 में, ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर सिर्फ 6 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो फार्मूला आप लोग सही से दिमाग में रखिएगा। फार्मूला क्या होता है? अगर गतिशील कण का मान अगर निकालने के लिए बोले तो मोबिलिटी का एक फार्मूला होता है म्यू बराबर वी डी बाय ई। इस ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा इसको, है ना। तो 6 का विद्युत, ये 6 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन क्या था? विद्युत क्षेत्र 2.1 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर में एक आवेशित कण का अपवाहक 4.2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड है। तो कण की गतिशीलता का मान होगा कितना जाएगा? 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 7 नंबर, किसी चालक के लिए धारा घनत्व को हम लोग जे से सूचित करते हैं। यहाँ 1 जो है मिस प्रिंट हो गया है जे, और चालकता को हम लोग सिग्मा से दर्शाएंगे, है ना। सिग्मा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच संबंध है। तो इसके लिए इसके बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है? धारा घनत्व, उसके बाद चालकता इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे सिग्मा इंटू ई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना है तो तार से प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश उतना है तो प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉन का मान पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए एक फार्मूला होता है, आप लोग क्वांटम क्रम में पढ़े होंगे, n बराबर क्यू बाय ई। क्यू का मान यहाँ पर 1 माइक्रो एम्पियर है, तो माइक्रो को जब तोड़ेंगे तो 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। और ई का मान तो हम लोग जानते ही हैं कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब -19 ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13। तो सबसे पहले देखते हैं कि 13 किस में है। तो 13 इसमें से सिर्फ एक ही नंबर में है, तो ये ना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध। अगर हम लोग किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्या ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 तथा R2 के बीच R2 के 2 सेल पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो संयोजन का समतुल्य क्या है? समतुल्य विद्युत वाहक बल हो जाएगा। तो इसके लिए जो विद्युत वाहक होगा, समतुल्य विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश ई और द्रव्यमान m यहाँ पर हो जाएगा ना। द्रव्यमान कितना हो जाएगा? m। यहाँ द्रव्यमान m हो जाएगा। द्रव्यमान m वाला एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में है, गति कर रहा है, तो इसका त्वरण होगा। तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा? इसका त्वरण हो जाएगा e, यहाँ पर इसका त्वरण हो जाएगा e और उसके बाद बड़ी ई बाय एम। इसका मतलब इसका जो त्वरण हो जाएगा वो कितना होता है? क्यू ई बाय एम होता है। तो यहाँ पर Q के जगह पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसलिए वहाँ पर क्या रखा गया? यहाँ पर Q के जगह पर क्या रखा गया है? E रखा गया है। Q के जगह पर क्या रखा गया है? Q के जगह पर आ गया है E, है ना। तो इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6। 3.6 इंटू 10⁻6 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 16 ओम प्रतिरोध का एक समान तार है ना, यदि 16 ओम प्रतिरोध के एक समान तार के 4 बराबर भाग में काटकर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर बोला गया एक समान तार है, इसको 4 भाग में बांटा गया है, तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। 16 है तो 4 ओम 4 ओम 4 ओम करके बढ़ जाएगा। इसको जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसके लिए सिंपल फार्मूला होता है समांतर क्रम के लिए, आर बराबर आर बाय एन। तो आर का मान कितना है? 4। और कितने भागों में बांटा गया? 4। कट कर कितना हो जाएगा? 1। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध आर के एक समान तार को, है ना, प्रतिरोध आर के एक समान तार को एन बराबर भागों में काटा जाता है। यहाँ पर आई नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन बराबर भागों में काटा जाता है। फिर इन भागों को एक दूसरे के समांतर जोड़ दिया जाता है। समांतर जोड़ दिया जाता है तो संयोजन की तुल्य प्रतिरोध होगी। संयोजन की तुल्य प्रतिरोध कितनी हो जाएगी? तो इसके लिए आप समझिए, यहाँ पर बोल रहा है कि प्रतिरोध आर के एक समान तार को एन बराबर भागों में काटा जाता है, तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा ना। इसका प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? आर बाय एन। इसका प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? प्रत्येक भाग का आर बाय एन। और इसको किस क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? समांतर क्रम का फार्मूला होता है आर समतुल्य बराबर आर बाय एन। कितने भागों में? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इसका हो जाएगा आर बाय एन, इसका मान हो जाएगा, और नीचे में एन, तो यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, है ना, आर बाय एन स्क्वायर। कितना हो जाएगा आंसर? आर बाय एन स्क्वायर, है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किनके द्वारा ओम के नियम का पालन किया जाता है? तो किनके द्वारा ओम के नियम का पालन किया जाता है? तो चालक जो होता है वो ओम के नियम का पालन करता है, बाकी अर्धचालक और कुचालक जो है ओम के नियम का पालन नहीं करता। यानी कि इसका जो ग्राफ जाएगा, इसका जो भी और आई का ग्राफ जाएगा वो मूल बिंदु से होकर सीधी रेखा में जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि अपवाह, है ना, यहाँ पर अपवाह वेग भी डी होगा। यहाँ पर जो है ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भी डी, है ना। भी डी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के साथ किस संबंध के अनुसार बदलता रहता है? तो इसके लिए एक फार्मूला हमने पढ़ा है ना। बोलता है किसके साथ ये बदलता रहता है। तो आप लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या होता है? ई बराबर, है ना, डी वी बटे डी आर, ये जानते हैं। तो ये जो है इसका समानुपाती होता है। ई और डी वी क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि यदि किरचॉफ का संधि नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ का जो संधि नियम यानी पहला नियम पूछ रहा है, किसके संरक्षण पर आधारित है? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो चालक पदार्थ का प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है? प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है चालक तार का? तो तापमान पर। किस पर निर्भर करती है? तापमान पर। प्रतिरोधकता का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो किस पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोधकता सिर्फ तापमान पर। लंबाई अनुप्रस्थ काट पर प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध आर के सेल एन सेल समांतर में जुड़े हुए हो तो कुल विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ई आर बाय एन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्यों होगा अब समझिएगा।
बोल रहा है कि यदि विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R का, यानी कि इसमें जो सेल है ना, इसमें जो सेल लगा है उसमें कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी होता है, तो इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़े हैं और इस तरह से N सेल जोड़ा गया है। तो हमने बताया था कि अगर बिंदु बदलेगा तभी विभवांतर बदलेगा, तो इसमें बिंदु तो बदल नहीं रहा है। जब इसमें बिंदु नहीं बदल रहा है तो विभवांतर नहीं बदलेगा, यानी विभवांतर इसका E है तो E ही रह जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध ये किस क्रम में, समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, R/N, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, E R/N। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है कि मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता होती है। मिश्र धातु मैग्नीन की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, तो तापमान पर निर्भर नहीं करती है इसका, है ना, तापमान पर निर्भर नहीं करती है। तापमान में वृद्धि के साथ ये बढ़ती है, सही है। तापमान सही नहीं है, तापमान में वृद्धि के साथ ये नहीं बढ़ती है। तापमान में कमी के साथ तेजी से बढ़ता है, नहीं ये भी नहीं। तापमान में वृद्धि के साथ तेजी से घटता है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। तापमान पर निर्भर ही नहीं करता, तो ये सबसे कोई मतलब नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर संयोजन में प्रतिरोध की तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। समांतर संयोजन में प्रतिरोध जो है वो तुल्य, वो समांतर संयोजन में क्या होता है, प्रतिरोध जो है वो घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर किसी भी एक प्रतिरोध का मान R है तो समांतर प्रतिरोध में क्या होता है, R/N होता है ना, तो घट जाएगा, इसका प्रतिरोध का मान क्या होता है, घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध के संयोजन में क्या होता है। यदि श्रेणी क्रम में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध का संयोजन करते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हमने बताया था कि इस किस क्रम में, श्रेणी क्रम में इस तरह का है ना, इस तरह का प्रतिरोध है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि रास्ता नहीं बदलता, जब रास्ता नहीं बदलता है तो विद्युत धारा का मान भी नहीं बदलेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का कौन सा विलक्षण चालक में धारा के प्रवाह को निर्धारित करता है ना। इलेक्ट्रॉन का कौन सा विलक्षण चालक में धारा के प्रवाह को निर्धारित करता है, तो कौन सा विलक्षण निर्धारित करता है, अपवाह वेग तथा तापीय वेग दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का कौन सा विलक्षण चालक में धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, तो अपवाह वेग तथा तापीय वेग दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक के लिए VI है, यहाँ पर V1 नहीं है ना, ये जो है यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। VI ग्राफ अक्ष के साथ कौन बनाता है, ग्राफ अक्ष के साथ थीटा कौन बनाता है, करना एक मिनट, फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी चालक के लिए VI ग्राफ है ना, किसी चालक के लिए VI ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया है, क्या हो जाएगा, VI ग्राफ अक्ष के साथ कैसा कोण बनाता है, थीटा कोण, कैसा थीटा कोण बनाता है। यह वोल्टेज और विद्युत धारा को दर्शाता है। तो चालक का प्रतिरोध इसका हो जाएगा tan थीटा, कितना हो जाएगा, सॉरी cot थीटा, कितना हो जाएगा इसका, cot थीटा होगा। कैसे होगा ये जानने के लिए आपको थ्योरी में जाना पड़ेगा फिर, ठीक है, बताएंगे इसको। आप जो है व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज कर सकते हैं इसको जानने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि समीकरण सिग्मा E बराबर सिग्मा IR किस नियम पर लागू होता है। तो ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। कैसा है, किरचॉफ का दूसरा नियम होता है, जिसमें बोलते हैं हम लोग किसी बंद लूप में जो है सभी EMF का मान उससे जुड़े प्रतिरोध और प्रवाहित विद्युत धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नए जानकारी के लिए नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।